मौजूदा समय में हमारी पृथ्वी के समक्ष कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। इसमें से कुछ चुनौतियां अस्थायी हैं जबकि कुछ चुनौतियां स्थायी हैं। इन्हीं स्थायी चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन की चुनौती, यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। आज इस वीडियो में हम इसी अभियान से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद सरकार द्वारा ये जो लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है, इस अभियान से संबंधित कुछ बुनियादी बातें जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस अभियान की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी है। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि यह अभियान किस तरह से काम करेगा, इसमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं और अंत में आगे की राह पर बात करेंगे। एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे मुख्य तौर पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो द हिंदू अखबार से है। हमारी खबर है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी जो दुनिया भर में तमाम तरह के पर्यावरण से संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हीं प्रयासों के हिस्से के तौर पर भारत ने भी अपना योगदान दिया है और इसी योगदान के तहत भारत सरकार द्वारा लाइफ नाम से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इस अभियान की शुरुआत करेंगे और आज इस वीडियो में इस पूरी ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में इसी अभियान से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की गई थी। अभियान की आवश्यकता पर बात की गई है। इसके अलावा अभियान के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खबर भी है। दिवाली के अवसर को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान द्वारा एक ऑफर की शुरुआत की गई है। इस ऑफर के तहत आप 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दृष्टि के किसी भी ऑनलाइन कोर्स या फिर पेन ड्राइव कोर्स पर 20% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस छूट को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे नंबर पर कॉल करना होगा और आप इसके लिए दृष्टि नाम से कूपन कोड का उपयोग कर सकते हैं। इस कूपन कोड का उपयोग करके आप 20% तक की छूट दृष्टि के किसी भी ऑनलाइन कोर्स पर या फिर पेन ड्राइव कोर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके काम की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये जो पूरा लाइफ अभियान शुरू किया गया है, इस पूरे अभियान के तहत क्या क्या किया जाएगा, बुनियादी बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले लाइफ की फुल फॉर्म क्या है। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जिस नाम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का जो पहला विचार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान पेश की गई थी। अब आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये सुना होगा कि यदि आप दुनिया में कोई बदलाव चाहते हैं, दुनिया में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो इस परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले आपको खुद करनी होगी। और ये जो अभियान है लाइफ अभियान, ये भी इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है। इस पूरे अभियान के तहत लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में बदलने का प्रयास किया जाएगा और इस प्रयास के हिस्से के तौर पर लोग ग्रह के अनुरूप यानी हमारी पृथ्वी के अनुरूप सतत जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करेंगे। यानी लोग एक ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करेंगे जो हमारी पृथ्वी के अनुरूप होगी और उनकी उस लाइफस्टाइल की वजह से हमारी पृथ्वी को मौजूदा समय में जिस तरह के प्रभावों, जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो चुनौतियां कुछ हद तक इस पूरे अभियान के माध्यम से, एक सतत लाइफस्टाइल के माध्यम से कुछ हद तक कम हो सकेंगी। इस पूरे अभियान के तहत व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्तरों पर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया जाएगा। यानी तमाम स्तरों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो ऐसा लाइफस्टाइल अपनाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो और साथ ही छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से, छोटे छोटे जो तमाम तरह के लोगों द्वारा प्रयास किए जाएंगे, इन प्रयासों के माध्यम से एक सामुदायिक समाधान विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। एक कम्युनिटी सॉल्यूशन, कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। अब इसका लाभ क्या होगा, इसके माध्यम से क्या क्या लाभ मिलेगा, तो इसके लाभ के लिए हम कुछ उदाहरणों को समझ सकते हैं। पहला उदाहरण ये है कि दुनिया भर में हर साल 500 बिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। इतने ज्यादा प्लास्टिक बैग उपयोग किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर मिनट में, दुनिया भर में हर 1 मिनट में तकरीबन 1 मिलियन प्लास्टिक बैग उपयोग किए जा रहे हैं और एक प्लास्टिक बैग की जो औसत
प्रयोग अवधि होती है वो मात्र 15 मिनट के आसपास होती है। तो जाहिर तौर पर दुनिया भर में प्लास्टिक बहुत व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में प्रति व्यक्ति दैनिक प्रयोग में 2.5 लीटर पानी बर्बाद करता है। यानी जो लोग दुनिया भर में पानी उपयोग कर रहे हैं वो अपनी दिनचर्या के आधार पर हर दिन 2.5 लीटर पानी को बर्बाद कर देते हैं अपने आसपास, अपने दैनिक कामों में। इसके अलावा यदि आप लाइट, एसी और हीटर जैसे जो उपकरण हैं उन्हें आवश्यकता न होने पर बंद कर देते हैं तो इस पूरी हैबिट की वजह से हम 282 किलोवाट की बचत कर सकते हैं। हम इतनी ज्यादा बिजली बचा सकते हैं हर साल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी आदतों के माध्यम से, छोटी छोटी हैबिट्स के माध्यम से हम आसानी से अपने ग्रह के अनुरूप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। यदि हम प्लास्टिक का उपयोग करना कुछ हद तक कम कर दें, यदि हम पानी को बर्बाद करना कम कर दें, हम इन उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर दें, तो जाहिर तौर पर इनके माध्यम से हम अपने पर्यावरण को, अपने जो हमारा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, उसको कुछ हद तक लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इस अभियान के विषय में। इसके अलावा इस अभियान की ज़रूरत क्या है, इससे संबंधित हमें क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह के अभियान को लाने की, उसकी बात करें तो हम जानते हैं कि मौजूदा समय में हमारी पृथ्वी एक ट्रिपल संकट का सामना कर रही है, एक तिहरे संकट का सामना कर रही है। कौन कौन से हैं वो तिहरे संकट? तो इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, दूसरा प्रदूषण और तीसरा है जैव विविधता का नुकसान। और ये जो तीनों ही संकट हैं ये आगे आने वाले समय में हमारे लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनके उदाहरणों को समझने की कोशिश करें कि इनका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इनका प्रभाव ये है कि इस साल जो अब तक जो भी सबसे 9 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किए गए हैं, उन 9 सबसे गर्म वर्षों में सभी के सभी वर्ष इसी डिकेड से संबंधित हैं। इसके अलावा साल 2022 में हमें व्यापक स्तर पर हीट वेव की घटनाएं देखने को मिली, रिकॉर्ड स्तर पर तापमान पहुंच गया। इसके अलावा 2022 में हमें चरम जो मौसमी घटनाएं थी, जो एक्सट्रीम इवेंट्स थे जैसे कि बाढ़, जैसे सूखा, इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली। तो जाहिर तौर पर जो जो प्रभाव हमारे सामने मौजूद हैं, इनके तमाम तरह के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं और इन परिणामों की वजह से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि इस संबंध में कोई प्रयास भी नहीं किया गया। इस संबंध में तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई तरह के समझौते किए गए हैं और इन्हीं में से एक समझौता है पेरिस समझौता। पेरिस समझौते के तहत निश्चित स्तर तक उत्सर्जन को सीमित करने के प्रयास का, इससे संबंधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो अवधि हमारे पास बची है वो अवधि लगातार कम होती जा रही है। जो विंडो बची है वो लगातार कम होती जा रही है। उदाहरण के लिए यदि हम 2050 में बहुत सारे प्रयास करेंगे तो जाहिर तौर पर उन प्रयासों का कोई परिणाम नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि तब तक हमारा तापमान बहुत ज्यादा ऊपर स्तर तक पहुंच गया होगा। तो अब हमारे पास विंडो बहुत कम बची है, अवधि बहुत कम बची है और इस अवधि में अब हमें लगातार जल्द ही बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और यदि हम इस संबंध में प्रयास नहीं करते हैं तो इसके खतरनाक परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अपने योगदान के हिस्से के तौर पर लाइफ नाम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। फिर तो बात हुई लाइफ अभियान की जरूरत क्या पड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये अभियान किस तरह से काम करेगा, इसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि साल 2017 में अमेरिका के एक अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मुख्य तौर पर इकोनॉमिक्स की नज थ्योरी विकसित करने के लिए दिया गया था। क्या है ये नज थ्योरी? तो इस नज थ्योरी के तहत ये माना जाता है कि आसपास की परिस्थितियों को बदलकर किसी भी व्यक्ति के जो आसपास की परिस्थितियां हैं, जो एनवायरनमेंट है, यदि हम उसमें कुछ बदलाव कर दें तो इस बदलाव के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को एक विशेष विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक आप पेट्रोल से चलने वाली कार खरीद सकते हैं और एक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। दोनों के प्राइस सेम है। तो जाहिर तौर पर आपके सामने 2 विकल्प मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार परिस्थितियों में कुछ बदलाव करती है और इस बदलाव के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसकी कीमत 50% कम कर दी जाती है, उसमें 50% सब्सिडी दे दी जाती है। तो जाहिर तौर पर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार ही खरीदेगा। तो इस तरह से सरकार ने आपके आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव कर दिया और इस बदलाव के परिणाम स्वरूप आपको एक विशेष विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर दिया गया और इस तरह से इसी को नज थ्योरी कहा जाता है। अब इस नज थ्योरी को पहले से भी कई जगह उपयोग किया जा रहा है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है? तो कई कैफेटेरियाज में खाना बचाने के लिए जो प्लेट का आकार होता है
उस आकार को छोटा कर दिया जाता है ताकि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खाना ले सकें और जो अतिरिक्त खाना है वो बच सके। इसके अलावा कूड़ेदान को एक विशिष्ट स्थान पर रखा जाता है। कई स्थानों में, कई जो सार्वजनिक जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं, वहां पर डस्टबिन को एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां वो हमारी नजर में आसानी से पहुंच सके और उसका उपयोग आम लोग भी कर सकें। इसके अलावा लोगों को साइकिल का उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु साइकिल पथों का निर्माण किया जाता है। साइकिल ट्रैक्स बनाए जाते हैं, बाइसाइकिल ट्रैक्स बनाए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल उपयोग कर सकें। तो यहाँ हम जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि इन तमाम उदाहरणों में सरकार द्वारा आसपास की परिस्थितियों में, लोगों द्वारा आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव किया जा रहा है और इस बदलाव के परिणाम स्वरूप लोगों को एक विशेष विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी सिद्धांत का पालन किया जाएगा हमारे लाइफ अभियान के तहत भी। इस पूरे अभियान के तहत लोगों को उनकी जीवन शैली में, उनके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, कुछ बदलाव करने के लिए कहा जाएगा जिसके माध्यम से वो पर्यावरण के अनुकूल बन सके। वो जो उनके बदलाव होंगे, जो उनकी जीवन शैली होगी, वो पर्यावरण के और ज्यादा अनुकूल बन सकेगी और इससे पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान है उस नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। क्योंकि कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि दुनिया भर में जो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसमें से 2/3 उत्सर्जन तो अकेले घरेलू खपत और जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी गतिविधियों की वजह से होता है। तो यानी जाहिर तौर पर यदि हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर लें, हम अपने घरेलू कंजम्पशन में बदलाव कर लें, तो इसके माध्यम से 2/3 गैस उत्सर्जन को, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और इन आदतों के माध्यम से आसानी से उत्सर्जन में कमी की जा सकती है। और इसी तरह से इस अभियान के माध्यम से 2027 तक सरकार द्वारा प्रो प्लैनेट पीपल नाम से एक समूह का गठन किया जाएगा, एक नेटवर्क बनाया जाएगा और इस नेटवर्क के जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो सभी स्टेक होल्डर्स लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को स्वयं में परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये तो हुई इस अभियान की मेथोडोलॉजी क्या होगी, इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी। इसके अलावा इस अभियान के तहत एक सिद्धांत ये भी है कि इस पूरे अभियान के तहत ये तय किया गया है कि जो जवाबदेही होती है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो हमारे योगदान के सापेक्ष होती है, हमारे योगदान के रिलेटिव होती है। यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा योगदान देता है कार्बन उत्सर्जन में, उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया भर में जो सबसे गरीब आधी आबादी है, उस आधी आबादी द्वारा जो उत्सर्जन किया जा रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, वो कार्बन उत्सर्जन दुनिया की 1% अमीर आबादी से भी कम है। यानी गरीब लोगों द्वारा सबसे कम उत्सर्जन किया जा रहा है, सबसे कम उपभोग किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान का सामना भी गरीब लोगों को ही करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन्हीं पर पड़ती है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पूरे अभियान के तहत इस सिद्धांत को अपनाया गया है और इस सिद्धांत के हिस्से के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की जो जवाबदेही होगी, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, वो उसके योगदान के आधार पर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है एमिशन में, उसके आधार पर तय की जाएगी। तो ये तो बात हुई कि ये पूरा अभियान किस तरह से काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज इस संबंध में है देश में बढ़ता शहरीकरण। हमारे देश में अर्बनाइजेशन जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों की माने तो साल 2001 से साल 2011 के बीच भारत में 2532 छोटे शहरों का निर्माण हुआ, 2532 छोटे शहर स्थापित किए गए। तो जाहिर तौर पर भारत में जो शहरीकरण है वो तेजी से बढ़ रहा है और शहरीकरण के तेजी से बढ़ने की वजह से जो जीवन शैली संबंधी जो उत्सर्जन है, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो एमिशन है, उस एमिशन में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब लोग शहरों में आएंगे तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो उनके जो खर्चे हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं बढ़ेंगी। लोग अब सार्वजनिक वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे बल्कि अपने खुद के वाहन खरीदेंगे। जब खुद के वाहन खरीदेंगे तो जाहिर तौर पर जो उत्सर्जन है, जो एमिशन है, वो कुछ हद तक बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरी चुनौती संबंध में व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। अब जाहिर तौर पर यदि आप कोई काम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं और कोई व्यक्ति अचानक से आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आज से आप ये काम नहीं करेंगे, तो स्पष्ट तौर पर आपके लिए उसे छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये मुश्किल क्यों होगा? ये मुश्किल होगा क्योंकि आपको उसके नुकसान नहीं पता है। यदि आपको उसके नुकसान पता होंगे कि उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप उसे बहुत आसानी से छोड़ सकेंगे। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि जागरूकता की भी एक कमी मौजूद है। लोगों को पता नहीं है कि उनकी जो गतिविधियां हैं, जो जिस लाइफस्टाइल को वो जी रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें किस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में हमें लोगों को उनके नुकसान से भी अवगत कराने की ज़रूरत है, उनके खतरनाक परिणाम से अवगत कराने की भी ज़रूरत है। तो ये संबंध में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं, कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं जिन्हें हम आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। आगे की राह के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि संबंध में सबसे पहले हमें शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले हमें शहरी केंद्र, जो हमारे सेंटर्स हैं, जो अर्बन सेंटर्स हैं, उन अर्बन सेंटर्स में हमें मुख्य तौर पर निम्न कार्बन उत्सर्जन जीवन शैली पर जोर देना होगा। यानी कि ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाने पर जोर देना होगा जहां पर एमिशन जो है, जो कार्बन एमिशन है, वो शून्य है या फिर बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी स्थिति में लोगों को अपना व्यवहार बदलना होगा, अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने होंगे। क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? सबसे पहला बदलाव यही होगा कि यदि हमें पानी और बिजली जैसी तमाम जो चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम उनका बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। यानी हमें जितनी ज़्यादा ज़रूरत है केवल उतना ही उपयोग करें। इस तरह के तमाम अन्य प्रयास भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें शून्य उत्सर्जन वाहनों के प्रयोग पर भी जोर देना होगा। सरकार तमाम नीतिगत प्रयासों के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके प्रयोग पर जोर दे सकती है। सरकार इस पर इंसेंटिव दे सकती है, इस पर टैक्स इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसके अलावा कई अन्य तरह की सब्सिडीज दी जा सकती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। इसके अलावा सरकार को सार्वजनिक वाहनों के उपयोग पर भी जोर देने की आवश्यकता है। यानी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपने निजी वाहन न खरीदें, बल्कि इसके बजाय लोग सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। इसके लिए एक ये भी ज़रूरत है कि सरकार सार्वजनिक वाहनों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दे, क्योंकि लोग तभी आएंगे जब सार्वजनिक वाहनों में सुविधाएं मौजूद होंगी। इसके अलावा यहाँ एक विशेष बात यह भी है कि सरकार को क्षेत्र विशिष्ट उत्सर्जन नीति अपनाने की भी आवश्यकता है। सेक्टर स्पेसिफिक नीति की भी जरूरत है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि दुनिया भर में जो 72% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है वो केवल घरेलू क्षेत्र की वजह से होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से होता है। इसके अलावा खाद्य क्षेत्र से संबंधित जो उत्सर्जन है वो 20% के आसपास है और वाहन क्षेत्र से संबंधित उत्सर्जन 17% के आसपास है। तो ऐसे में सरकार को इन 3 क्षेत्रों से संबंधित एक स्पष्ट नीति की जरूरत है, ताकि इन 3 क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है उस उत्सर्जन को कुछ हद तक रोका जा सके। तो ये तो बात हुई आगे की राह की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किए गए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान यानी लाइफ अभियान के संबंध में चर्चा करते हुए संबंधित चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि सरकार द्वारा जो एक अभियान की शुरुआत की गई है लाइफ अभियान, वो अभियान क्या है। इसके अलावा आपको इससे संबंधित चुनौतियों का भी उल्लेख करना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा किस साल पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।